फ़िरौन के मकबरे की दरियाफ्त, फ्रांस में औरतों के स्कार्फ यानी हिजाब के ऊपर पाबंदी, पाकिस्तान का चांद का मिशन और जर्मनी के इलेक्शन। आज आपके लिए जो मैं न्यूज़ लेके आया हूँ या जो मैं एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए, और बड़ी हैरानकुन आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं फ़िरौन के जो मकबरे की जो दरियाफ्त हुई है। पाकिस्तान में अक्सर जो लोग हैं वो फ़िरौन का समझते हैं सिर्फ एक ही फ़िरौन आया था जिसने अपने को खुदा डिक्लेयर किया हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या मौजूद है। इस बारे में लंबी बात नहीं करूँगा, इसके ऊपर मेरी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर मौजूद है और टिकटॉक के ऊपर मौजूद है। आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा। जिस फ़िरौन के मकबरे की दरियाफ्त हुई, इसका 12 साल लगे हैं। 12 साल की खुदाई के बाद जाकर ये फ़िरौन का मकबरा दरियाफ्त हुआ है। ये फ़िरौन के जितने भी फ़िरौन आज तक आ चुके हुए हैं उसमें ये नंबर 4 के ऊपर इसका नंबर आता है, यानी ये चौथा फ़िरौन आया था। जिस तरह मैं पहले बताया था, आपको जाकर चेक कर सकते हैं। ये फ़िरौन जो था ना, फ़िरौन एक टाइटल है। जिस तरह पाकिस्तान में सदर होता है, बादशाह होते हैं, सुल्तान होते हैं, तो उस दौर में जो उस वक्त का बादशाह जो होता था उसको फ़िरौन कहते थे। तो इसका जो नाम है कि जो दरियाफ्त हुआ, इसका नाम है टुटमोस द सेकंड। इसकी जो दरियाफ्त हुई, इसकी हुकूमत जो 3,500 साल पहले इसकी हुकूमत आई थी। इसकी बीवी की हुकूमत भी रह चुकी है। इसकी बीवी ज़्यादा मशहूर आई थी अपनी तारीख के अंदर जाकर अगर चेक करें ना, तो इसको जो ज़्यादा मशहूरी मिली है अपनी बीवी की वजह से ही मिली है। ये 100 साल के बाद, ये आज से 100 साल के बाद पहले किसी बादशाह के मकबरे की दरियाफ्त हुई है। जो लास्ट टाइम किसी बादशाह के मकबरे की जो दरियाफ्त हुई थी वो 1922 में हुई थी, 1922 में, जो बहुत मशहूर है, जिसकी दरियाफ्त वगैरह हुई थी। उसका नाम था टुटनहामोन। टुटनहामोन जो है था, कहते हैं वो बहुत यंग एज के अंदर उसको बादशाह मिल गई थी। उसको बादशाह मिलती है अराउंड, आप कह सकते हैं कि 9 ईयर की एज के अंदर, उसको कहते हैं 8-9 ईयर की एज के अंदर उसको बादशाह मिल गई थी। और उसकी जो वफात हुई, जो मरा था, वो 18 साल की उम्र में जाकर मर गया था। तो ये 100 साल के बाद जाकर किसी भी बादशाह के मकबरे की दरियाफ्त हुई, जो इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि इजिप्ट के, मिस्र की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी, कहते हैं, बूस्ट मिलेगा। लोग जाएंगे देखने के लिए कि किस तरह का मकबरा क्या है। कहीं वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई खुदाई वगैरह हो रही होती है। इसी तरह होता है ना, जब आपकी तारीख होती है उसको आप प्रिजर्व करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो इसी पे लोग फिर करते हैं, फैसिनेट होते हैं ना। तो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है आपको पता ही है, इस बारे में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा कि जो कुछ हमने अपने मुल्क को जिस मुकाम पर पहुँचा दिया होगा। ये बात है कि कहते हैं जिस तरह इसके साथ साथ आपको मैं आगे बात करने के ये भी साथ आपको ऐड करूँगा कि थोड़ी तारीख को जानने की कोशिश किया करें। ये भी देखने की कोशिश किया करें कि जो आपको जो तारीख पढ़ाई गई हुई है, क्या वो ठीक पढ़ाई की गई या गलत पढ़ाई गई। जिस तरह फ़िरौन के बारे में, जब मैं पाकिस्तान में छोटा बच्चा वगैरह रहता तो मैं हमेशा समझते थे फ़िरौन एक हो जाएगा सी। तो आया थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना होया जी, बाज दरिया नीचे नंग गया तो बाद पानी शानी आ गया, जो कुछ भी है। तो बाद में पता चला, जब मुझे खुद ही वहाँ जाने का मौका मिला हुआ है, मैं जाकर चेक कर चुका हूँ मैं, जिस फ़िरौन के बारे में स्टोरी है उसके बारे में, कि ये जो भी उनकी जो ममियाँ वगैरह दरियाफ्त होती हैं, जो जिस्म वगैरह दरियाफ्त हुए, ये उनकी अपनी उस वक्त की टेक्नोलॉजी वगैरह है। जिस तरह पिरामिड्स मौजूद हैं, एहराम मिस्र जिसे कहते हैं। इस बार भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका इतलाक लिया जाए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करें, जानने की कोशिश किया करें। आपके लिए बेहतरी है, आपके बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल की बेहतरी है। अगली बात करते हैं, फ्रांस के अंदर जो हिजाब के ऊपर पाबंदी का जो कानून, जो बिल वगैरह पेश हुआ है, उसको सेनेट के अंदर उसको वो अप्रूव हो गया। अब उसको लोअर हाउस में जाएगा। लोअर वहाँ का फ्रांस में होता है, एक सेनेट होती है, एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस कहते हैं नेशनल असेंबली, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो MNA वगैरह जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पर जाएगा। ये जो फ्रांस में जो स्कार्फ पे पाबंदी का जो बिल पेश हुआ है, इसमें जितने भी स्पोर्ट्स हैं ये उसके ऊपर है कि जितनी खेलें वगैरह होती हैं वहाँ पे किसी भी कोई भी मजहबी चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उसमें स्कार्फ भी है, और क्रिश्चियन के लिहाज से जो क्रॉस पहनते हैं, सिख वगैरह जो भी है, जो तो उस पर पाबंदी के बारे में बात है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसके बारे में एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, ये रेसिस्ट है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस बारे में बात हो रही है। इससे पहले आपकी इतला अर्ज़ है कि फ्रांस के अंदर पहले भी इस किस्म का जो कानून है वो पास हो चुका हुआ, जिसके मुताबिक कोई भी आप मजहबी तौर पे कोई चीज़ नहीं पहन सकते, जिसमें वो क्रॉस भी क्रिश्चियन का कह सकते हैं, जो ईसाई क्रॉस पहनते हैं वो वाला, सिखों के पगे वगैरह जो हैं यहूदी भी नहीं पहन सकते, और स्कार्फ भी नहीं पहन सकते। वो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अगर आप स्टूडेंट हैं, वो भी फिर भी आप कुछ नहीं पहन सकते। और अगर आप सरकारी मुलाजिम, सिविल सर्वेंट है, तो आप किसी मजहबी अलामत को नहीं पहन सकते। ये पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे कानून पास हो गया हुआ है। ये वाला कानून पास होने में तो काफ़ी ज़्यादा मुदाहरत का, काफ़ी रेसिस्टेंस का सामना है, लोग इस पर काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ये पास होता है कि नहीं होता। अब अगली बात करते हैं, पाकिस्तान का चांद का मिशन है।
पाकिस्तान ने अपने चांद पे मिशन का ऐलान किया, लेकिन ये चांद का मिशन जो है ये चाइना के साथ जाएगा। चाइना के जो जो 2028 में जो चाइना के जो कहते हैं सैटेलाइट जाएगी चांद के ऊपर, तो पाकिस्तान उसके साथ अपना 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 वहाँ पे मिशन भेजेगा। ये जो मिशन वहाँ पे जाएगा उसके लिए पाकिस्तान ने काफ़ी कहते कंपटीशन का पाकिस्तान का ऐलान किया इस चक्कर के अंदर। उसमें जो लोनर जो जाएगा इसके अंदर, जो लूनर रोवर जाएगा, इसकी जो वेट होगा वो 35 kg होगा, यानी 35 किलो इसका वेट होगा। तो बड़ी एक अच्छी बात, चलो चाइना के मदद से जाएगा, कोई ना कोई हमारी डायरेक्शन किसी समत में शुरू तो हुई है। हमने साइंस टेक्नोलॉजी को थोड़ी तवज्जो देने की कोशिश की है, जो पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अच्छी बात है जो शुरू हुई है। अब अगली बात करते हैं जर्मनी के इलेक्शन के बारे में। जर्मनी में इलेक्शन हो रहे हैं संडे को, ये जो कहते हैं ये इतवार आ रही है उस वाले दिन कहते हैं, ये 23 कहते हैं फरवरी को। तो ये बड़े अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन जो हुई है, जो इलीगल लोग वहाँ पे आ गए। उसके अलावा आपको पता है रिसेंटली कितने हमले वगैरह वहाँ पे हुए हैं तो लोगों के ऊपर, जो इलीगल कोई अफगानी ने किया है, कोई सीरियन ने किया। उस लिहाज से वहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट है और जर्मनी की इकॉनमी भी ठीक नहीं है। उस लिहाज देखा जाए जर्मनी की एक सब कुछ डायरेक्शन चेंज होने जा रही है। जो इस वक्त जो पार्टी हुकूमत के अंदर है उसके हारने के मुकम्मल चांसेस 99.9% उसके हारने के चांसेस हैं। तो उसमें 3-4 पार्टी हैं जिनका आपस में मुकाबला है। सबसे पहले जो पार्टी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है SPD, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसका जो इस वक्त जो चांसलर वहाँ बैठा हुआ है ओलफ शोल्स, ये कहते हैं इसके बिल्कुल हारने के चांसेस के जीतने का इनका कोई चांस नहीं है। तो ये इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं। ये 2021 से वहाँ पर चांसलर है। उस पर जो दूसरी पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन में है और जिनका जीतने का बहुत चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ड स्टैंड लिया कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे और इसके अलावा जो इकॉनमी को ठीक करेंगे, क्योंकि जर्मनी इकॉनमी ठीक नहीं जा रही। उनका मुकाबला चाइनीज़ के साथ है। चाइनीज़ का उनका सख्त कंपटीशन है गाड़ियों, क्योंकि जर्मनी में शहूरत है इंजीनियरिंग के अंदर। वहाँ पे गाड़ियाँ जो है BMW, पता ना आपको, BMW, मर्सिडीज़, इस तरह वॉक्सवैगन वगैरह। लेकिन चाइनीज़ कंपटीशन की वजह से उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डाउन है। तो उसके लिए उनके इकॉनमी को ठीक करने के लिए अपोजिशन का जो लीडर है, ये पार्टी है CDU या CSU, दोनों पार्टी मिलके हैं। ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो ये इनके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये पोल्स में भी मतलब है आप कहते हैं आगे हैं बाकी पार्टी के मुकाबले में। तीसरी पार्टी जो है वो AFD है, अल्टरनेटिव पार्टी फॉर जर्मनी या अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। इसकी जो है कहते हैं जो लीडर है इसका नाम है एलिस वील्ड। जो कहते हैं जो अपोजिशन पार्टी जो पहले बताई जिनके जीतने के चांसेस हैं और जो उसका चांसलर बनने के चांसेस हैं वो है फ्रेडरिक मर्ज। तो ये पार्टी जो तीसरी पार्टी का नाम लिया मैं AFD वाले, इसकी इलॉन मस्क ने भी हमायत की है, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि हम आते सारी बॉर्डर सील कर देंगे, जितने भी गैर कानूनी इस मुल्क के अंदर आ रहे हैं उनको आने की इजाज़त नहीं होगी, जितने भी गैर कानूनी हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो तंग आ गए हमें। और भी उसने कहा कि हमें ये वॉर जंगों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ। तो इसलिए देखा जाए तो ये इलेक्शन जो है बहुत अहम है और ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा पोल में आगे भी जा रही है। यंग वोटर्स के अंदर, लोगों के अंदर काफ़ी मशहूर हो रही है। ये पूरे यूरोप, मैंने पहले इस बारे में बात कर चुका हूँ। तो चौथी पार्टी है ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी का चांस कोई नहीं है, बहुत कम है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये 3-4 पार्टी का मुकाबला है। अगर कोई पार्टी एक इलेक्शन ना जीत सकी तो फिर कोalition वगैरह होगी, तो उसके बारे में जाकर चेक करेंगे। अब तो मंडे वाले दिन जाके इस बारे में क्लियर होगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ ताकि आप उसे लर्न कर सकें। मैं बार बार कहता रहता हूँ ये न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं है, या मैं आपके लिए जो खबरें वगैरह लेके आता हूँ इसी में आपके लिए लर्निंग भी होती है और अपनी मालूमात में आप इजाफा भी कर सकते हैं। एंड को मेरी कैसी बात या क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।